तो भाइयों क्या हाल है। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 1960 की एक हॉरर साइकोलॉजी मिस्ट्री मूवी। ये उस टाइम की बहुत ही शानदार मूवी थी और इस मूवी को डायरेक्ट करा है एल्फ्रेड हिचकॉक ने और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.7 आउट ऑफ 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मूवी की लीड एक्ट्रेस है मैरियन क्रेन, जो कि एक रियल एस्टेट ऑफिस में काम करती है। मैरियन की फैमिली में बस एक उसकी बहन ही है जो म्यूज़िक स्टोर में काम करती है। मूवी स्टार्ट होती है और मैरियन को हम देखते हैं उसके बॉयफ्रेंड के साथ। मैरियन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने ऑफिस के लंच ब्रेक में आई होती है। मैरियन अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि अब हमको शादी कर लेनी चाहिए, बट वो कहता है मुझ पर अभी मेरे फादर का बहुत सारा कर्जा है, इसलिए मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता। उसके बाद मैरियन वापस अपने ऑफिस पे वापस चली जाती है तो वहाँ पे उसके बॉस एक क्लाइंट के साथ आया होता है जो कि अपनी बेटिंग के वेडिंग प्रेजेंट में उसको एक घर गिफ्ट देना चाहता था और वो इसके लिए उनको $40,000 कैश में पेमेंट करता है। मैरियन के बॉस उसको बोलते हैं कि तुम ये पैसे बैंक में डिपॉजिट करा दो। मैरियन हाँ तो बोल देती है, पर वो कहती है मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए मैं बैंक से सीधा घर चली जाऊँगी। उसके बाद बैंक न जाके मैरियन सीधा अपने घर जाती है। वो घर जाके अपना सामान वगैरह पैक करती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास सीधे कैलिफोर्निया जाने का फैसला करती है। वो बाय रोड रास्ते में अपने बॉस को भी देखती है, जिससे वो बहुत डर जाती है। पर वो जब कैलिफोर्निया जा रही होती है तो उसको बहुत थकान सी होती है, इसलिए वो गाड़ी साइड में लगाकर सो जाती है। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और लड़की को गाड़ी में देख उसको पूछता है। तो मैरियन पुलिस वालों को देख के ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि वो बहुत डर गई हो। उस पुलिस वालों के लिए वो थोड़ा शक पैदा होता है, फिर वो उसको फॉलो करने लगता है। फिर मैरियन को पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर उसको फॉलो कर रहा है, इसलिए वो एक वहाँ की लोकल कार शॉप पे अपनी कार को एक्सचेंज करती है और वो इतनी डरी हुई होती है कि वो सेल्समैन से नेगोशिएट भी करना भूल जाती है। और वो कार एक्सचेंज करते ही वहाँ से निकलने की इतनी जल्दी करती है कि वो अपना सामान अपनी पुरानी गाड़ी में ही भूल जाती है। फिर सेल्समैन उसको बुलाकर उसको सामान वगैरह देता है और वो चली जाती है, जिससे सेल्समैन को भी थोड़ा शक हो जाता है। फिर बाद में ये बात वो सेल्समैन पुलिस ऑफिसर को भी बताता है। उसके बाद रात के टाइम बहुत बारिश होने के कारण मैरियन एक बेट होटल नाम की जगह पे रुकती है, जहाँ उसको नॉर्मल बाइट्स मिलता है, जो कि उस होटल का ऑनर होता है। मैरियन वहाँ विंडो पे एक लेडी की शैडो देखती है। तब मैरियन उसको बताता है कि ये उसकी माँ की शैडो है। अब मैरियन वहाँ रजिस्टर में अपना नाम मैरियल सैमुअल कर देती है, जो कि उसने झूठ लिखा होता है। नॉर्मल मैरियन को उसके ऑफिस के जस्ट नेक्स्ट रूम ही दे देता है। अब नॉर्मल मैरियन को खाना खाने के लिए अपने घर पे ले जाता है, पर तभी उसकी माँ उसको गुस्सा करके डांटती है और उसकी माँ उसको कहती है तुम किसी भी लड़की को ऐसे घर पे नहीं ला सकते। ये सारी बातें मैरियन बाहर खड़ी होकर सुन रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में ये दोनों वापस नॉर्मल के ऑफिस में आते हैं और वहाँ बैठ के बातें करते हैं और तब नॉर्मल उसको बताता है कि मेरी माँ की दिमागी हालत थोड़ी ख़राब है और तुम उनकी बातों को बुरा मत मानना, और उनको पसंद नहीं है कि मैं किसी भी लड़की से बात करूं। तो मैरियन नॉर्मल से कहती है तो तुमको अपनी माँ को किसी मेंटल हॉस्पिटल में भेज देना चाहिए। इस बात पर नॉर्मल बहुत गुस्सा हो जाता है और उसको बड़े ही अलग ही अंदाज में कहता है कि मैं उनको नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि जो हमारी केयर करते हैं उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसकी बातें सुनकर मैरियन को भी ऐसा लगता है कि उसने गलती करी। वो अगली नेक्स्ट मॉर्निंग में वापस जाने का फैसला करती है। अब मैरियन अपने कमरे में वापस जाती है और वहाँ अपने कपड़े चेंज करती है और नॉर्मल उसको ये सब करते हुए अपने ऑफिस की एक दीवार के होल से देख रहा होता है। उसने इसलिए ही उसको अपने नेक्स्ट वाला कमरा दिया था, जिससे हमें पता लगता है कि नॉर्मल उसको लाइक करने लगता है। जब मैरियन नहाने अपने बाथरूम में जाती है तभी अचानक वहाँ पे एक चाकू से कोई उसको मार देता है। नेक्स्ट सीन में नॉर्मल अपने घर पे अपनी मॉम पर खून देखता है और वो फ़ौरन अपने मैरियन के पास कमरे में आता है और उसको मरा हुआ देखता है। उसको लगता है ये मर्डर उसकी माँ ने करा है, इसलिए वो उसकी बॉडी और उसके सामान को उसकी कार में डालकर और उस दलदल में डाल देता है, जिसमें कि उसके $40,000 भी होते हैं। नेक्स्ट सीन में नॉर्मल उस कमरे की पूरी साफ सफाई कर देता है और उस रूम को बिल्कुल पहले जैसा बना देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मैरियन की बहन को, जो कि उसको ढूंढते हुए उसके बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उससे कहती है कि वो फ्राइडे की निकली हुई है पर वो अभी तक नहीं आई, तुम्हें पता है वो कहाँ गई है। तब सैम उसको कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, उसने मुझे भी कुछ नहीं बताया है। और जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे प्राइवेट डिटेक्टिव आर्बरगास आता है, जो कि उसके बॉस ने अपॉइंट करा होता है, यानी मैरियन के बॉस ने अपॉइंट करा होता है उसके $40,000 रिकवर करने के लिए। फिर वो डिटेक्टिव उनको कहता है कि वो तुम्हारे इसी शहर में आई है और हो सकता है वो तुम्हारे इसी टाउन में कहीं हो। अगर तुम्हें पता है तो तुम बता दो, मैं उसकी सज़ा माफ़ करा सकता हूँ।
पर सैम और उसकी बहन कहती है कि हमें कुछ नहीं पता है, हम भी सच में उसको ढूंढ रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो डिटेक्टिव उसी होटल पे पहुंचता है जहाँ पे मैरियन ठहरी हुई थी और वो उस होटल के मालिक नॉर्मन से बात करता है। वो डिटेक्टिव नॉर्मन से कहता है कि मैं ऐसी लड़की को ढूंढ रहा हूँ जो पिछले 2-3 दिन में यहाँ पे आई हो और उसका नाम मैरियन है। वो डिटेक्टिव उसको उसकी फ़ोटो दिखाता है पर नॉर्मन वहाँ पे साफ मना कर देता है। वो कहता है मैंने इस लड़की को नहीं देखा। फिर डिटेक्टिव कहता है कि मुझे तुम्हारे यहाँ पे रजिस्टर जो तुम मेंटेन करते हो मुझे वो देखना है, और वो उस रजिस्टर में देखता है कि उसका नाम मैरी सैम्यूल लिखा होता है तो वो समझ जाता है। फिर वो उसकी हैंड राइटिंग मैच करता है जिससे उसको पूरा यकीन हो जाता है कि वो नाम बदल के यहाँ पर ठहरी हुई थी। फिर वो उसकी फ़ोटो उसको दोबारा दिखाता है और कहता है तुम एक बार रिकन्फर्म करो क्या यही थी। अब नॉर्मन थोड़ा डर जाता है तो इसलिए वो उसको दोबारा फ़ोटो देख के कंफर्म करता है। वो कहता है हाँ ये यहाँ पे आई हुई थी और यहाँ पे ठहरी भी थी, पर ये सुबह बहुत जल्दी निकल गई और ये बहुत जल्दी में थी। फिर नेक्स्ट सीन में जब डिटेक्टिव वहाँ से जा रहा होता है तो वो नॉर्मन के घर में एक शैडो देखता है। वो पूछता है ये शैडो किसकी है, तो वो कहता है ये मेरी मदर है, मैं यहाँ पर अपनी मदर के साथ रहता हूँ। तो वो कहता है मुझे तुम्हारी मदर से भी कुछ बात करनी होगी, क्या पता उन्होंने कुछ देखा हो या कुछ सुना हो मैरियन के बारे में। पर नॉर्मन उसको साफ मना कर देता है। वो कहता है वो अभी बीमार है, वो मिलने की हालत में नहीं है। फिर वो वहाँ से चला जाता है डिटेक्टिव। नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव जाकर सीधा फेक फ़ोन कॉल करता है। वो उसकी मैरियन को सिस्टर को फ़ोन करता है और कहता है कि मैंने जिस होटल में वो रुकी थी वो मैंने पता लगा लिया है और होटल के मालिक ने मुझे बताया कि वो यहाँ से जल्दी निकल गई थी। वो डिटेक्टिव उसकी सिस्टर को कहता है मैं 1 घंटे बाद तुम्हें कॉल करूँ। वो डिटेक्टिव उसकी सिस्टर को उस होटल की लोकेशन बता देता है और वो कहता है मैं उसकी मॉम से बात करने के बाद तुम्हें 1 घंटे बाद दोबारा कॉल करूँगा और सारी बातें साफ़ हो जाएगी। और जब वो डिटेक्टिव चुपके से नॉर्मन के घर में घुसता है उसकी मॉम से बात करने के लिए, तभी वहाँ पे उस पर कोई चाकू से वार कर देता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में मैरियन की सिस्टर और उसका बॉयफ्रेंड एक साथ रुके हुए होते हैं उसके घर पे, पर 1 घंटा बीतने के बाद उसके पास उस डिटेक्टिव की कोई कॉल नहीं आती है, जिससे वो बहुत टेंस हो जाती है और वो सोचती है कि हमें वहाँ पे जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में सैम मैरियन की सिस्टर से कहता है कि तुम यहीं पे वेट करो, मैं वहाँ पे जाके देखता हूँ कि डिटेक्टिव क्यों नहीं आया। वो उस लोकेशन पे जाता है उसी होटल पे और वहाँ पे डिटेक्टिव को ढूंढता है। वहाँ पे उसको उसकी कार तो मिल जाती है पर डिटेक्टिव नहीं मिलता। तो वो वापस आके कहता है कि मुझे वहाँ डिटेक्टिव की कार मिली पर वो डिटेक्टिव नहीं मिला। तो वो कहता है कि हमें इस इलाके के जो कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर, उनके पास जाना होगा, वो ज़रूर कुछ न कुछ जानते होंगे। नेक्स्ट सीन में लाइना और सैम दोनों कमिश्नर के घर पे जाते हैं और वो कहते हैं कि हम इसकी बहन को ढूंढ रहे हैं, वो फ्राइडे से गायब है। वो एक होटल में रुकी थी जिसका नाम बेट्स है, जब से उसका कोई पता नहीं है। और हमें वहाँ पे डिटेक्टिव भी भेजा था कि उस होटल का मालिक नॉर्मन है और वो अपनी मॉम के साथ रहता है, ऐसा उनको डिटेक्टिव ने बताया। तो जिस पे कमिश्नर कहता है कि उसकी माँ तो 10 साल पहले ही मर चुकी है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो लाइना कमिश्नर से कहती है कि डिटेक्टिव ने उसकी माँ को वहाँ पे देखा था, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कमिश्नर कहता है ज़रूर उस डिटेक्टिव को भ्रम हुआ होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाइना और सैम दोनों वहाँ उस होटल में जाने का फैसला करते हैं। वो दोनों वहाँ पर एक कपल बन के जाते हैं ताकि वहाँ पर जांच पड़ताल कर सके और पता लगा सके कि उसकी बहन के साथ हुआ क्या था। फिर वो दोनों वहाँ पे नॉर्मल से मिलते हैं और नॉर्मल से वो कमरा लेने के बाद वो वहाँ पे एक एक करके बाकी सारे कमरे चेक करते हैं ताकि उनको कोई सबूत मिल जाए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सैम नॉर्मन को अपनी बातों में लगा लेता है और लाइजा से कहता है कि तुम उसके घर पे जाओ, उसकी मदर से बातचीत करो। और लाइजा उसके घर की तरफ निकल जाती है। और लाइजा जब बेसमेंट में पहुँचती है तो उसको वहाँ पे एक बूढ़ी औरत दिखती है कुर्सी पे बैठी हुई, और वो जैसे उसको टर्न करती है वो देखती है कि वो एक कंकाल है जिसको विग और कुछ कपड़े पहनाकर वहाँ पे बिठाया गया है। वो उसको देख के बहुत तेज़ कुछ चलने लगती है और इतने में ही वहाँ पे नॉर्मन एक लेडीज़ के कपड़ों में चाकू लेके आके उनको मारने लगता है, पर सैम उसको वहाँ पे किसी तरह रोक लेता है और फिर सीधा मामला कोर्ट में जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि एक साइकेट्रिस्ट उसके बारे में बताते हैं कि नॉर्मल अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था और जब उसकी मॉम ने दूसरी शादी करी तो वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका प्यार उसके बेटे के लिए कम होने लगा था, इस बात से नॉर्मल को टेंशन थी। और जब उसकी माँ की डेथ हुई तो वो अपनी माँ को भुला नहीं पा रहा था, जिसके चलते उसने दिमाग में अपनी माँ की दूसरी छवि बना ली, जिसको मल्टीपल डिसऑर्डर कहा जाता है। उसको इस नाम की बीमारी होती है और वो धीरे धीरे अपनी माँ के कपड़े पहनकर अपनी माँ की आवाज़ में ही खुद से बात करने लगा, जिससे उसकी माँ की पर्सनैलिटी उस पर हावी होने लग गई और वो 2 पर्सनैलिटी में रहने लगा। जब भी नॉर्मल कोई किसी लड़की को देखता तो उसकी माँ वाली पर्सनैलिटी उसके ऊपर हावी होकर उस लड़की को मार देती।
और जब नॉर्मन की माँ वाली पर्सनैलिटी ने मरियन को मारा और उसके बाद नॉर्मन बहुत गहरी नींद से उठा। जब उसको पता लगा कि उसकी माँ ने एक लेडीज़ का कत्ल कर दिया है तो उसने बिल्कुल राजा बेटे की तरह अपनी माँ की गलतियों पे पर्दा डालना चाहा, इसलिए उसने वहाँ पे सारे सबूत मिटा दिए ताकि उसकी माँ को ऊपर कोई कार्रवाई ना हो सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नॉर्मल को सज़ा मिल चुकी है और वो जेल में है और उसकी माँ वाली पर्सनैलिटी उस पर पूरी तरह से हावी हो चुकी है और वो जेल में अपनी माँ बन के ही खुद से बातें करता रहता है। यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। दोस्तों ये आपको स्टोरी, ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। तब तक के लिए बाय।